अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अक्सर कौम के हिफाजती इदारों से ये सवाल किया जाता है कि आफिया सिद्दीकी को वापस क्यों नहीं लाया जाता। आज मैं कौम की इस बेटी से मुतल्लिक कुछ हकाइक आपके सामने पेश करूंगी, दिल थाम कर सुनिएगा। आफिया सिद्दीकी एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका में गुजारा और वो अमेरिकी शहरियत की हामिल थी। उन्होंने 2 शादियां की, जिनमें पहली शादी पसंद की थी। अमेरिका का दावा है कि उन्हें अलकायदा से ताल्लुकात के शुबे में पकड़ा गया है। खालिद शेख मोहम्मद ने दौरान तफ्तीश उनका नाम लिया था और वो अलकायदा के लिए रकूम भी मुंतकिल करती थी। गिरफ्तारी के बाद कैद के दौरान उसने अमेरिकी फौजियों से बंदूक छीनकर उन पर फायरिंग की, जिसकी वजह से उन्हें सजा सुनाई गई। ये अमेरिकी इल्जामात हैं, आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मुशर्रफ ने कब और कहां आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हाथों बेचने का एतराफ किया? इस सवाल का जवाब मुझे तो आज तक नहीं मिला। अब आते हैं असल मजमून पर। ये बात कतन झूठ है कि आफिया सिद्दीकी कैदी नंबर 650 थी। मुअज़्ज़म बेग वो एक शख्स है जिसके बयान पर आफिया सिद्दीकी को कैदी नंबर 650 बना दिया गया। मुअज़्ज़म बेग फरवरी 2002 में बेग्राम जेल लाया गया और 2 फरवरी 2003 को यानी कि ठीक 1 साल बाद गुआंतानामो बे की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। आफिया सिद्दीकी उसके 2 महीने बाद तक कराची में अपनी फैमिली के साथ मौजूद थीं। वो 1 अप्रैल 2003 को रुपोश हुई, जबकि मुअज़्ज़म बेग जिस कैदी औरत की चीखने की बात किया करता था वो तो मुअज़्ज़म बेग से पहले ही जेल में मौजूद थी। तो अब कोई अक्लमंद ही ये बता सकता है कि फिर सिद्दीकी फैमिली मिस रेडली और कौम के दानिश्वर ने साल के आफिया केस पर तहकीक के बाद भी आफिया को कैदी नंबर 650 बनाकर क्यों पेश किया? दरहकीकत आफिया सिद्दीकी की अमेरिकन के हाथों 2008 के बाद गिरफ्तारी हुई, जिस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हो गई थी। इस दौरान ये अपने मामू शमसुद्दीन, मुफ्ती अबू लबाबा शाह मंसूर और मुफ्ती रफी उस्मानी समेत कई लोगों से राब्ते में रहीं और इसी दौरान उन्होंने अलकायदा के लिए हयातियाती हथियार भी बनाने की कोशिश की। मई 22, 2009 को उम्मत अखबार में आफिया के साबिक शोहर डॉक्टर अमजद का तवील इंटरव्यू शाया हुआ है, जिससे मालूम हुआ कि आफिया ने अपनी रूपोशी का ड्रामा खुद ही रचाया था। इस इंटरव्यू के चीदा इक्तसाबात आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। पहला ये कि आफिया एक जुनूनी केस है। आफिया अगर जहादी तंजीमों की मेंबर नहीं थी, फिर भी आफिया के जहादी तंजीमों से राब्ते थे और खालिद शेख ग्रुप से भी राब्ते थे। अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी न्यू हैम्पशायर में ग्रुप के साथ कैंपिंग किया करती थी, जिसका मकसद जहाद की तैयारी था, जिसमें 5-6 बार वो खुद लेकर गए उन्हें। नीज उन्होंने नाइट विजन स्कोप और 2 बुलेट प्रूफ शिकारी जैकेट्स, C4 धमाका खेज मवाद बनाने के मैनुअल वगैरह भी खरीदे थे, जिसकी वजह फिक्री दिलचस्पी और शिकार बताई गई और उनकी खरीदो फरोख्त ममनू नहीं थी, मुल्क से बाहर ले जाना ममनू था। जब पहली मर्तबा अमरीकी इदारों ने उनका इंटरव्यू लिया तो आफिया ने जानबूझकर उन इदारों वालों से झूठ बोला, हालांकि तमाम चीजें बैंक स्टेटमेंट वगैरह के जरिए साबित थीं और नाकाबिले इनकार थीं। आफिया के इस झूठ के बाद डॉक्टर अमजद और आफिया अमेरिका में मुश्तबा हो गए और उन्हें अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा। पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद आफिया ने डॉक्टर अमजद को अफगानिस्तान में जहाद पर जाने के लिए तैयार करने की कोशिश की और इस सिलसिले में उन दोनों की लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आफिया ने तलाक का मुतालबा किया। देवबंद मकतबा फिक्र के मशहूर आलिम मुफ्ती रफी उस्मानी ने आफिया को समझाने की कोशिश की, मगर बेसूद। बहरहाल तलाक हुई। डॉक्टर अमजद बच्चों से तलाक के बाद से लेकर अब तक नहीं मिल सके हैं। वजह उस आफिया और उसकी फैमिली का इनकार है। ये एक बाप पर बहुत बड़ा जुल्म है जो बिनते हवा और उसके हवारियों की जानिब से किया गया और अभी तक किया जाता रहा है। 2003 में आफिया ने खालिद शेख के भांजे अम्मार बलोच से दूसरी शादी की थी, मगर उसको खुफिया रखा गया, वरना कानूनी तौर पर बच्चे डॉक्टर अमजद को मिल जाते। 2003 में ही खालिद शेख को पकड़ा गया और वहां से छापे के दौरान मिलने वाले कागजात से पता चला कि आफिया का उस ग्रुप से ताल्लुक है और ये कि वो खालिद शेख के भांजे से दूसरी शादी कर चुकी हैं और निकाह नामे पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। अम्मार बलोची के खानदान वालों ने भी उसकी तस्दीक की, मगर सिद्दीकी खानदान मुस्तकिल तौर पर झूठ बोलता रहा कि आफिया सिद्दीकी ने कोई दूसरी शादी नहीं की। बाद में आफिया ने अदालती कार्रवाइयों के दौरान खुद इस शादी की तस्दीक की थी। आफिया सिद्दीकी खुफिया तौर पर 5 दिन के लिए अमेरिका गई थी और वहां पर खालिद शेख के साथी अमजद खान के लिए अपने शोहर डॉक्टर अमजद के कागजात इस्तेमाल करते हुए एक अदद पोस्ट बक्स को किराए पर लिया। डॉक्टर अमजद की तहरीर के मुताबिक उन्हें इस पोस्ट बॉक्स का इल्म ही नहीं था, न आफिया के इस दिन के खुफिया दौरे का।
सन 2003 में खालिद शेख के पकड़े जाने के बाद आफिया बहुत खतरे में आ गई और उन्हें रूपोश होना पड़ा, क्योंकि उनका ताल्लुक खालिद शेख से तो साबित हो चुका था। और फिर खालिद शेख के भांजे अम्मार बलोच से शादी करने के बाद और अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर माजिद खान के लिए पोस्ट बॉक्स लेने के लिए उनके शोहर के कागजात का इस्तेमाल करना गैर कानूनी था। इस सब के बाद यकीनी था कि FBI आफिया का पीछा करती। चनाचा डॉक्टर आफिया ने बाकायदा तौर पर अपनी रूपोशी का ड्रामा खेला। रूपोश तो आफिया 31 मार्च से कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी, मगर फिर आफिया ने इस फैमिली को फोन करके बताया कि वो बाकायदा साजो सामान बांध कर कराची से इस्लामाबाद अपने मामू शमसुद्दीन वाजिद साहब के पास जा रही हैं, मगर फिर रास्ते में रूपोश हो गई। मसला ये था कि उन्हें अपनी रूपोशी का जवाब भी तो देना था, क्योंकि डॉक्टर अमजद बच्चों से मिलने की खातिर आफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। इसलिए रूपोशी का जवाब ये बनाया गया कि आफिया को एजेंसी के लोग ही बच्चों समेत अगवा करके ले गए हैं। यूं आफिया ना सिर्फ डॉक्टर अमजद से बच गई, बल्कि उनके खानदान वालों भी उन सवालात से बच गए, क्योंकि उस दौरान आफिया का नाम 11 सितंबर के हमलों के हवाले से सबसे ज्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हो चुका था। मगर डॉक्टर अमजद ने आफिया के गायब हो जाने पर यकीन नहीं किया और खानदान की दर्जन और 2 और लोगों ने उसके भी आफिया को कराची में देखने का दावा किया। और डॉक्टर अमजद लिखते हैं कि उन्होंने इन लोगों को बतौर गवाह अदालत में पेश भी किया। लेडी सहाफी रडली ने दावा किया कि आफिया बगराम जेल में कैदी नंबर 650 हैं। मिस रडली ने यहाँ चीटिंग की थी और ये बात बिल्कुल साफ और सीधी है कि आफिया कैदी नंबर 650 हो ही नहीं सकती। 2 फरवरी 2003 को क्योंकि मुअज़्ज़म बेग बगराम से ग्वांतानामो बे जेल में मुंतकिल हो चुका था, 31 मार्च जबकि आफिया उसके 2 दिन बाद रूपोश हुई। सबसे बड़ा सबूत ये था कि आफिया 2008 में अपने मामू शमसुद्दीन वाजिद के घर नमूदार हुई थी। डॉक्टर अमजद कहते हैं कि 2 बड़े अंग्रेजी अखबारात में उन्हें एक दिन शमसुद्दीन वाजिद का बयान सुनने को मिला। आफिया के मामू के घर अचानक एक दिन आफिया नमूदार हुई थी और वो वहां 2008 में 3 दिन तक रही। डॉक्टर अमजद ने फिर बजाते खुद शमसुद्दीन वाजिद साहब से राब्ता किया और उनसे तफसीलात तलब की। शमसुद्दीन वाजिद साहब ने जवाब में उन्हें बाकायदा ईमेल तहरीर की, जो कि बतौर सबूत डॉक्टर अमजद के पास अब भी मौजूद है। शमसुद्दीन वाजिद साहब के मुताबिक उन्होंने आफिया की मां को भी वहां पर बुलाया और उनकी भी आफिया से मुलाकात हुई। मजीद ये कि आफिया ने खुलकर नहीं बताया कि वो किन लोगों के साथ है, मगर इस दौरान में शमसुद्दीन वाजिद साहब को आफिया की नाक पर सर्जरी महसूस हुई, जो जख्म की वजह से थी या फिर शक्ल तब्दील करने की गर्ज से। बहरहाल आफिया पूरे अरसे नकाब का सहारा लेती रही और खुलकर कभी सामने नहीं आई। फिर आफिया ने अपने मामू से जिद शुरू कर दी कि वो उन्हें तालिबान के पास अफगानिस्तान भेज दें, क्योंकि तालिबान के पास वो महफूज होंगी। मगर मामू ने आफिया को कहा कि वो 1999 के बाद तालिबान से राब्ते में नहीं हैं और वो इस सिलसिले में आफिया की कोई मदद नहीं कर सकते। इस पर आफिया तीसरे दिन वहां से गायब हो गई। गुमान गालिब है कि उनको अमरीकन ने अफगानिस्तान में ही गिरफ्तार किया था, जहां वो जाने के लिए बेताब थी। हकीकत यह है कि आफिया ने यह खेल अमरीकी गिरफ्त और साबका खावंद को बच्चों से दूर रखने के लिए खेला था और वो इस पूरे अरसे के दौरान खालिद शेख के ग्रोह या किसी और जहादी ग्रोह की मदद से रूपोश रही थी और इसी ग्रोह के लोग आफिया के घर वालों को उनकी खैरियत की खबर भी देते रहे थे। वाजिद शमसुद्दीन की गवाही के मुताबिक जिस दिन आफिया से वो मिले थे वो अपने पूरे होशो हवास में थीं, जबकि बेगराम की कैदी अपने होशो हवास तब तक खो चुकी थी। इस 650 कैदी नंबर की हकीकत के खुलने के बाद ये बात वाज़िया हो चुकी है कि आफिया कैदी नंबर 650 नहीं थी। अफसोस कि ये फौज दुश्मनी है कि जिसकी वजह से ये लोग अभी तक कैदी नंबर 650 का प्रोपेगेंडा करते हैं और अपने ही इदारे पर तोहमतें लगाए जा रहे हैं। कैदी नंबर 650 की हकीकत के खुलने के बाद ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि आफिया कैदी नंबर 650 हरगिज नहीं थी और ये सब फौज दुश्मनी और इदारों पर तोहमतें लगाने के लिए किया जा रहा था। आफिया के तमाम बच्चे भी इस अरसे में उसके पास ही थे। आफिया के साथ उसका बेटा अहमद मौजूद था। इसके मुतालिक पकड़े जाने पर आफिया ने झूठ बोला था कि अहमद उसका बेटा नहीं बल्कि अहमद मर चुका है और तमाम अरसे वो अहमद को अली हसन बतलाती रही थी, मगर DNA टेस्ट से तस्दीक हो गई कि वो अहमद ही है। नीज अहमद अपनी माँ को आफिया के नाम से नहीं जानता बल्कि सालेहा के नाम से जानता है। इसका मतलब है कि आफिया इस पूरे अरसे के दौरान अपनी आइडेंटिटी तब्दील करके रूपोश रही हैं। जनाब, अब तो सच को बेनकाब हो जाना चाहिए। अगर मुशर्रफ पर कौम की बेटी बेचने का इल्जाम है तो उसको सजा हो।
لیکن اگر فقط یہ تہمت ہے تو اس میڈیا پر ایک آدم کے بیٹے پر مسلسل اور نہ ختم ہونے والی تہمت دہرانے پر جتنی بھی لعنت کی جائے کم ہے۔ کیا یہ کہنا درست نہیں کہ عافیہ کیس میری قوم کے جذبات میں آ کر اندھا ہو جانے کی بدترین مثال ہے کہ جہاں قوم کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اسے جذبات میں کچھ نظر نہیں آتا۔ میری قوم سے گزارش ہے کہ حق اور سچ کو پرکھیں اور پھر کسی آدم ذات پر الزام لگائیں۔ مجھے یقین ہے اب عافیہ صدیقی کی حقیقت آپ پر عیاں ہو چکی ہے۔ اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل